नमस्कार साथियों, स्वागत है आज आप सभी का हमारे दृढ़ संकल्प यूट्यूब चैनल के आज के इस नए वीडियो में। आज हम आप सभी लोगों के क्लास 7 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर 6 लेकर के आए हैं। इससे पहले हमने आप सभी लोगों को क्लास 7 की एनसीईआरटी में हिस्ट्री को कंप्लीट करा दिया है और क्लास 6 की एनसीईआरटी को तो ऑलरेडी कंप्लीट कराया ही जा चुका है। और क्लास 7 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी में हमने अभी तक चैप्टर 1 से लेकर के 5 तक के सभी वीडियोज़ को दे दिया है। और अब जो भी चैप्टर्स आ रहे हैं सभी नोट्स के माध्यम से ही पढ़ाया जा रहा है। देखा जाए तो सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट ही हैं और ये चैप्टर कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर का नाम है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव। अर्थात आज हम जो भी जानकारी इस चैप्टर में प्राप्त करेंगे वो सारी वनों के विषय में प्राप्त करेंगे कि कौन सा वन कहाँ है, उसकी विशेषता क्या है, इसके बाद में कौन से वन्य जीव कहाँ पाए जाते हैं। तो देखा जाए तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे पीछे के वीडियोस को नहीं देखा है तो उनको देखिएगा और साथ ही नोट्स भी बनाते चलिए क्योंकि मैं इस चैनल पर यूपीएससी की स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करवा रहा हूँ। तो एनसीईआरटी बहुत ही ज़रूरी है, उनको भी देखिएगा। अब देखते हैं हमें आज इस चैप्टर में क्या मिलने वाला है। सबसे पहला पॉइंट दिया गया है कि वनस्पति की वृद्धि तापमान एवं नमी पर निर्भर करती है। किस पर? तापमान और नमी। किसी भी कोई भी वनस्पति हो, पेड़ पौधा हो, तो उसकी अगर देखेंगे वृद्धि, तो अगर आप उसको उचित तापमान और उचित नमी नहीं मिल पा रही है तो उसकी वृद्धि उचित नहीं होगी। इसके अलावा ये ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारकों पर भी निर्भर करती है। ओके, हमें इसी में दूसरा पॉइंट मिलता है किसी भी स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषता। देखिए, किसी भी स्थल जो जगह है उसकी ऊंचाई और जो वनस्पति की विशेषता होती है ये एक दूसरे से संबंधित होती है। अब किस तरह से संबंधित होती है? तो ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में परिवर्तन होता है। जितनी ऊंचाई होगी उसके अनुसार ही जलवायु में परिवर्तन होगा। इसके कारण से प्राकृतिक जो वनस्पति होती है उसमें बदलाव आ जाता है। ओके, अब आइए देखते हैं हम नेक्स्ट हेडिंग को। नेक्स्ट हेडिंग दी गई है वन। अर्थात अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने और जो विश्व में पाए जाने वाले वनों के विषय में। ओके, सबसे पहला दिया गया है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक है, इनके बारे में देखते हैं। दिया गया है कि यह वन भूमध्य रेखा एवं उष्ण कटिबंध के पास पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? भूमध्य रेखा एवं उष्ण कटिबंध के पास पाए जाते हैं। इन वनों के क्षेत्र गर्म होते हैं। ओके, ये जो वन होते हैं इनके क्षेत्र क्या है? गर्म होते हैं। इसके बाद में एवं पूरे वर्ष यहाँ पर अत्यधिक वर्षा होती रहती है। किसमें? तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों में पूरे वर्ष तक वर्षा होती रहती है और ये क्षेत्र जो होता है गर्म होता है। इन वनों में दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुंचता है। अगर आप देखेंगे तो जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, दिन के समय में भी सूर्य का जो प्रकाश है ये अंदर तक नहीं पहुंचता है। क्यों नहीं पहुंचता है? क्योंकि ये वन इतने घने होते हैं, इनके अंदर जो वृक्ष हैं वो इतने विशाल हैं कि वो पूरे वन को ढके रहते हैं। ओके, अब आइए देखते हैं हम इसी के बारे में थोड़ी सी जानकारी। दिया गया है चूंकि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्रों का मौसम कभी शुष्क नहीं होता है, इसलिए यहाँ के जो पेड़ों की पत्तियां पूरी तरह से नहीं झड़ती। यहाँ के जो पेड़ हैं इनकी जो पत्तियां हैं ये पूरी तरह से झड़ती नहीं हैं। या दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि इन वन क्षेत्रों में वृक्षों की बहुत ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो ये जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन हैं, इन वनों में वृक्षों की कई सारी प्रजातियां पाई जाती, जैसे कि ये पूरा वन है। ओके, अगर आप सोचेंगे कि इतने बीच में सिर्फ एक ही प्रजाति के पेड़ हैं तो ऐसा नहीं है। ये तो इसे इन वनों में क्या है कि अनेक प्रजातियों के पेड़ पाए जाते हैं। ओके, अब आगे दे रहा है कि एवं ये अलग अलग समय में अपनी पत्तियों को गिराते हैं। ये एक समय में, ऐसा नहीं कि इस वन में एक समय में अपनी सारी पत्ती, सभी वनों ने अपनी पत्तियां गिरा दी। क्यों नहीं गिराती? क्योंकि अलग प्रकार के सारे पेड़ हैं, अनेक प्रजातियों के पेड़ हैं और उसके बाद में यहाँ पर सदैव क्या रहता है कि नमी बनी रहती है। अब आगे दिया जा रहा है कि इस कारण से वन सदा हरे भरे दिखाई देते हैं। अब एक और यहाँ पर मोस्ट पॉइंट मिलता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एनोकोंडा विश्व के सबसे बड़े सांपों में से एक है। जो एनोकोंडा है ये विश्व के सबसे बड़े सांपों में से एक है और ये सांप उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है। ओके, नोट कर लीजिएगा। अब आगे मिल रहा है कि ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इतने विशाल हैं कि यह पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं। आमतौर पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में कौन कौन से? तो यहाँ पर 3 उदाहरण दिए गए हैं। रोजवुड, आबनूस, इसके बाद में महोगनी जैसे वृक्ष पाए जाते हैं। ओके, अब आइए देखते हैं हमारा आज का नेक्स्ट हेडिंग। नेक्स्ट वन यहाँ पर दूसरा हेडिंग दिया गया है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। देखते हैं इसमें क्या मिलता है। दिया गया है कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी होते हैं।
ओके, ये एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि जो ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं ये मानसूनी वन होते हैं। इसके बाद में जो भारत उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। कौन से वाले? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और इसके बाद में मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। इन वनों में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। इन वनों में क्या होता रहता है? मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। जल संरक्षित करने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष पत्तियां झाड़ देते हैं। इन वनों में, एक मिनट, इन वनों में जाने वाले वृक्ष जो हैं साल है, इसके बाद में सागवान है, नीम है तथा शीशम, ये हैं। इसके बाद में हमको मिलता है शीतोष्ण सदाबहार वन। ठीक है, इसको भी देखते हैं। दिया जा रहा है कि यह वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित है। कौन सा वन? तो शीतोष्ण सदाबहार वन जो है ये मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित है। ये वन सामान्यतः उपमहाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं। कहां पर? उपमहाद्वीप के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं। कौन से वन? तो शीतोष्ण सदाबहार वन। इसके बाद में आगे दिया जा रहा है कि इन वनों में दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं, अर्थात कठोर जो बहुत ही मजबूत होते हैं और कुछ मुलायम। मुलायम पेड़ों का आप एक उदाहरण ले सकते हैं जैसे कि केला। ओके, अब आगे दिया रहा है कि इस प्रकार के वन दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण चीन कहाँ पर? तो ये जो दिया जा रहा है कि इस प्रकार के जो वन है कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये दक्षिण पूर्व अमेरिका में, ठीक है, इसके बाद में दक्षिण चीन में, इसके बाद में पूर्वी ब्राजील में पाए जाते हैं। यहाँ ओक, चीड़ एवं यूकेलिप्टिस जैसे दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। ओके, अब आइए बात करते हैं शीतोष्ण पर्णपाती वन के कि ये कैसे होते हैं, इनकी क्या विशेषता है, क्या इसके बारे में जानकारी देखते हैं। दिया गया है कि उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। इस प्रकार के वन अधिकांशतः उत्तर पूर्वी अमेरिका एवं पश्चिमी यूरोप के तटीय भागों में पाए जाते हैं। इस प्रकार के वनों के वृक्ष अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में गिरा देते हैं। कि ये जो शीतोष्ण पर्णपाती वन है, इनके यहाँ के वनों की जो एक विशेषता है कि ये जो अपनी पत्तियां गिराते हैं, ठीक है, इस प्रकार के वन अपनी पत्तियों को शुष्क मौसम में गिरा देते हैं। ओके, अब ये वन जो है तो कहाँ पाए जाते हैं ये देखा जाएगा तो इस प्रकार के वन अधिकांशतः उत्तर पूर्वी अमेरिका में और इसके बाद में पश्चिमी यूरोप के तटीय भागों में पाए जाते हैं। अब आगे दिया रहा है कि शीतोष्ण पर्णपाती वन उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, इसके अंदर चिली, इसके अंदर न्यूजीलैंड एवं पश्चिम यूरोप के तटीय भागों में पाए जाते हैं। ओके, अब आगे दिया रहा है कि यहाँ पाए जाने वाले पेड़ हैं कौन कौन से? तो ओक है, एस है, बीच है, इसके बाद में आदि। ठीक है, तो ये 3 यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं और भी कई सारे पेड़ पाए जाते हैं। इसके बाद में आगे दिया रहा है कि फीजेंट और मोनाल जैसे पक्षी यहाँ पाए जाते हैं। कौन कौन से? तो एक पक्षी का नाम दिया गया है फीजेंट एवं दूसरे पक्षी का नाम दिया गया है मोनाल। ओके, अब आइए देखते हैं हम आज अपना अगली हेडिंग दी गई कि भूमध्य सागरीय वनस्पतियां। देखिएगा, हमने वनों के विषय में जानकारी प्राप्त कर ली, अब प्राप्त करते हैं वनस्पतियों के विषय में। वनस्पति के यहाँ पर सबसे पहली हेडिंग दी गई है भूमध्य सागरीय वनस्पतियां। भूमध्य सागरीय जो वन है, भूमध्य सागरीय वन प्रदेशों को फल की कृषि के कारण विश्व का फलोघान भी कहा जाता है। ठीक है, जो भूमध्य सागरीय वन प्रदेश हैं, इनको फलों की कृषि के कारण क्या कहा जाता है? विश्व का फलोघान भी कहा जाता है। इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा है, अंजीर है, जैतून है एवं अंगूर जैसे फलों की पैदावार भी होती है। ठीक है, कहाँ का है, कौन कौन सी फलों की? तो संतरा है, अंजीर है, जैतून है एवं अंगूर। अब आगे दिया रहा है कि महाद्वीप के पश्चिम एवं दक्षिण पश्चिम किनारों पर भूमध्य सागरीय वनस्पतियां पाई जाती हैं। कैसी भूमध्य सागरीय वनस्पतियां पाई जाती हैं? यह अधिकांश यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती है, इसलिए इसका नाम भूमध्य सागरीय वनस्पति पड़ा है। ओके, अब आइए देखते हैं हम शंकुधारी वन। तो शंकुधारी वन उत्तरी गोलार्ध में उच्च अक्षांशों 50 डिग्री से लेकर के 70 डिग्री में पाए जाते हैं। ओके, अब अक्षांशों के विषय में अगर आपको जानकारी प्राप्त करनी है तो पहुंच जाइएगा क्लास 6 की एनसीईआरटी पर। क्लास 6 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी में हमने अक्षांशों के विषय में बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया है। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी है तो जल्दी से पढ़िएगा। ओके, अब आइए देखते हैं। दिया गया है कि जो शंकुधारी वन है ये उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिण
उत्तरी और पूर्वी सारे गोलार्धों के विषय में बताया है। तो जो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध में 50 से 70 डिग्री, ओके 50 से अर्थात देखेंगे तो 20 डिग्री में ही पाया जाता है, ठीक है 50 से 70 डिग्री में पाए जाते हैं। हिमालय में ये वन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। कहाँ पर? हिमालय में। कौन से वन? शंकुधारी वन, ठीक है। शंकुधारी वनों को टैगा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टैगा। इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, जो शंकुधारी वन है उनको टैगा भी कहा जाता है। शंकुधारी वनों के वृक्ष लंबे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। कैसे? लंबे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। इन वनों के काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने में किया जाता है। किस में किया जाता है? तो लुगदी बनाने में किया जाता है, जो सामान्य तथा अखबारी कागज बनाने के लिए काम आता है। कौन? क्या आता है? लुगदी। ओके, इसके विषय में हम आपको आगे और अधिक बताएंगे। अब हमको मिलती है यहाँ पर घास स्थल। ये तो हो गए पेड़ों वाले, अब आप बात करते हैं घास स्थल पर। ओके, तो घास स्थल क्या क्या है आइए देखते हैं। सबसे पहले हेडिंग दी गई है कि उष्णकटिबंधीय घास स्थल। आइए देखते हैं कि ये क्या है। दिया जा रहा है कि उष्णकटिबंधीय घास भूमध्य रेखा के किसी भी तरह भूमध्य रेखा के किसी भी तरह उग जाती है, ठीक है। भूमध्य रेखा की किसी भी तरफ उग जाती है और भूमध्य रेखा के दोनों ओर से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में फैली है, ठीक है। ये जो उष्णकटिबंधीय घास है ये भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग जाती है और भूमध्य रेखा के दोनों ओर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में फैली है। अब आगे दिया है कि यह घास काफी ऊंची, लगभग 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ सकती है। अब आगे दिया जा रहा है कि सामान्य रूप से उष्णकटिबंधीय घास स्थल में हाथी, जेब्रा, जिराफ, हिरन, तेंदुआ आदि जानवर पाए जाते हैं। अफ्रीका का सवाना घास स्थल उष्णकटिबंधीय घास स्थल का एक उदाहरण है। कौन सा? तो अफ्रीका का सवाना घास स्थल। ओके, अब आइए देखते हैं शीतोष्ण घास स्थल को। तो शीतोष्ण घास स्थल मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी भाग में पाए जाते हैं। कौन से वाले? तो शीतोष्ण घास स्थल मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी भाग में पाए जाते हैं तथा यहाँ की घास आमतौर पर छोटी एवं पौष्टिक होती है। कहाँ की? तो शीतोष्ण घास स्थल जो है यहाँ की जो घास है कैसी होती है? छोटी होती है और पौष्टिक होती है। इन प्रदेशों में सामान्यतः जंगली भैंसे, बाइसन, एंटीलोप पाए जाते हैं। ओके, तो अब आइए देखते हैं हम नेक्स्ट हेडिंग को। अगली हेडिंग दी गई है कंटीली झाड़ियां। ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में पूछ देते हैं। तो आइए देखते हैं। ये शुष्क रेगिस्तान जैसे प्रदेशों में पाई जाती हैं। कहां पर? शुष्क रेगिस्तान जैसे प्रदेशों में। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं। अगर आप देखेंगे तो जो उष्णकटिबंधीय जो रेगिस्तान दिया जा रहा है कि उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं, ठीक है। अब एक बात और आगे मिलती है कि तीव्र गर्मी एवं बहुत कम वर्षा के कारण यहाँ वनस्पतियों की कमी हो जाती है, ठीक है। क्या होता है कि जो रेगिस्तान होते हैं ये अधिकतर रेगिस्तानों में ही पाई जाती कंटीली झाड़ियाँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वर्षा कम होती है, पानी की कमी होती है और पानी की कमी होने के कारण जो अधिक पानी पाने वाले जो पेड़ हैं वो यहाँ पर नहीं उगते हैं और जो ये कंटीले वाले कांटे वाले पेड़ होते हैं ये कम पानी पीते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये यहाँ पर उग जाती हैं और लगभग ये झाड़ियाँ ही होती हैं। ओके, अब आइए देखते हैं इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी पॉइंटों की मदद से। तो जो पहला पॉइंट मिलता है कि ध्रुवीय क्षेत्रों में बहुत सी सीमित प्राकृतिक वनस्पतियां मिलती हैं। कौन किन से क्षेत्रों में? तो ध्रुवीय क्षेत्र जो है यहाँ पर बहुत सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। यहाँ केवल काई, लाइकेन एवं छोटी झाड़ियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी? काई, लाइकेन एवं जो छोटी झाड़ियां होती हैं ये पाई जाती हैं। ये अल्पकालीन ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती हैं। किस दौरान? तो अल्पकालीन ग्रीष्म ऋतु, अर्थात यहाँ पर बहुत ही छोटे समय के लिए क्या है कि बरसात होती है, ठीक है। तो उसी के दौरान ये विकसित होती हैं। अब आगे दिया रहा है कि इन वनस्पतियों को टुंडा वनस्पति कहते हैं। क्या वो कहते हैं? टुंडा वनस्पति भी कहा जाता है। ये वनस्पतियां यूरोप, एशिया एवं उत्तर अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती हैं। ओके, अब हमको इसी में नेक्स्ट पॉइंट मिलता है कि विश्व के उष्णकटिबंधीय घास स्थल के प्रमुख उदाहरण हैं पूर्वी अफ्रीका के सवाना घास स्थल। देखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सवाना घास स्थल। इस पर आप लोग अच्छे से जो तो पूरी एक कॉपी में लिखिएगा। ओके, इसके बाद में काफी सारी जानकारी प्राप्त कीजिए, काफी बार इससे क्वेश्चन आ जाता है। ओके, सवाना घास स्थल पर। अब यहीं पर हमको नेक्स्ट पॉइंट मिलता है कि ब्राजील में पाए जाने वाले घास स्थल जिन्हें स्थानीय भाषा में कंपोस
कंपोस्ट कहते हैं। ये वेनेजुएला के घास स्थल जिन्हें लानोस नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये दो यहाँ पर दिए गए हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप लोगों से एक निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल तक पहुंच सकें और अपनी प्रिपरेशन को कर सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।